आदर में मैं आपका अपना सुभाष यादव आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटल ज्ञान गुरु में। आपने यहाँ पर लगातार इंडियन हिस्ट्री से संबंधित क्लास ली, राजस्थान की हिस्ट्री से जो मोस्ट टॉपिक थे उनकी क्लास ली। अब हम विश्व इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसके मेन टॉपिक है जो लगभग हर परीक्षा में जिनसे क्वेश्चन आते हैं विश्व इतिहास के। तो उन टॉपिकों के बारे में हम आजकल के वीडियो में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी, वो औद्योगिक क्रांति क्यों और कैसे हुई, क्या कारण थे। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उस राष्ट्रवाद के उदय में औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान था। कि ये माने कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में औद्योगिक क्रांति का जन्म होता है और पूरा विश्व एक नए रूप में उभर करके सामने आता है। तो ये सब औद्योगिक क्रांति की वजह से होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा काम काज सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। हम सभी जानते हैं, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है और उसके अंतिम जब तक कि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, तब तक हाथ से चलने वाले औजारों के द्वारा ही काम किया जाता था। मानव ने ऊर्जा के कई नए स्रोतों की खोज की और इनके उपयोग से उसकी कार्यशक्ति की कोई सीमा नहीं रही। धीरे धीरे मानव ने कुछ नए औजारों को खोज लिया। इन नए औजारों का सहारा लेकर के जब कार्य करने लगा तो उसकी कार्यशक्ति और बढ़ गई। जैसे वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसका परिणाम अणु ऊर्जा के आविष्कार में हुई। यहाँ पर आपको एक औद्योगिक युग का मशीन दिखाया गया है। ये औद्योगिक युग की मशीन की पहचान है। दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से संपन्न ऐसा देश है जहाँ अति प्राचीन काल में भी लोह भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। यानी कि भारत एक ऐसा देश था जिसमें लघु उद्योग के साथ साथ कुटीर उद्योग भी खूब थे और अपने आप में एक संपन्न देश था। इसी कारण भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। और इंग्लैंड में जो 1829 में जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ये तो 18वीं सदी में हुई थी। हमने तो बहुत पहले ही लोह की भट्टियों का आविष्कार कर लिया था और इसका एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, जो आज भी ज्यों का तो है। दिल्ली का लौह स्तंभ जो आज भी ज्यों का तो है, जिस पर मतलब 0% भी जंग नहीं लगी है, जो अपने आप को हवा और बरसात के सामने जिसने खड़ा कर रखा है। तो हमारा आविष्कार तो बहुत आगे था दुनिया से। हमने तो बहुत पहले ही वायुयान का आविष्कार कर लिया था, रामायण में जिसका किस्सा मिलता है, लेकिन लोगों को यकीन नहीं होता है। और भारत के कुछ लोग हैं जिसे रामायण को ही कल्पना तक वो कह देते हैं। कृषि की उन्नत किस्में बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाली एवं उद्योगों का आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पहले श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु उदाहरण है। अब जो मैं रामायण की बात कर रहा था, उसी के यहाँ पर चर्चा आ गई, क्योंकि रामायण एक वास्तव में ही बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। तो बांध और सेतु का निर्माण, तो जो इंजन की जो पहचान है, ये तो अब हुई है। अब इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के बाद पुलों का आविष्कार हुआ है, लेकिन भारत ने तो बहुत पहले ही इसका आविष्कार कर लिया था। और ऐसा आविष्कार किया कि वो आज के बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आया कि ये पुल बना तो कैसे बना। आज तो सरिये वरिये सीमेंट जोड़ करके उन्होंने पुल बना दिया, लेकिन जो हमारा पुल है, जो हमने पुल बनाया था, वो आज तक अच्छे वैज्ञानिकों इंजीनियर को समझ में नहीं आया कि पुल बना तो कैसे बना। तो हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका एवं भारत के बीच बनाया गया राम सेतु इसका उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि
भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पहले कृषि उद्योग व्यापार वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान रही है। यानी कि देखिए, हम कहीं पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि बिना चूने के इस्तेमाल के, बिना सीमेंट के इस्तेमाल के, पत्थर में पत्थर लगा करके पूरा का पूरा महल खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें बिल्कुल भी चूने का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारी तकनीक तो बहुत बड़ी है। हमारे लोग जब तक सोए रहते हैं तब तक सोए रहते हैं, और जिस दिन जाग गए उस दिन पूरी दुनिया को बदल के रख देते हैं। वर्तमान में 19वीं सदी की बात करते हैं तो कृषि उद्योग व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में पहले से विद्यमान रही है, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्रों द्वारा 19वीं सदी में नए प्रयोग आरंभ किए। यानी कि हमने तो जो कृषि का जो तरीका अपना रखा है हमारा तो बहुत पहले से चला आ रहा है, और आज कई देश भारत की खेती को देख करके अपनी जो खेती है उसको वहाँ पर अपने अब भारत के जैसे तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति होती क्या है, इसका अर्थ होता क्या है, किसे कहते हैं औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। यानी कि औद्योगिक क्रांति का जो अर्थ है वो ये अर्थ ये है कि उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में हुए परिवर्तन अर्थात हाथ की जगह मशीनों से काम होना ही औद्योगिक क्रांति कहलाती, जिसमें सभी जो भी संसाधन थे, जो भी उत्पादन के साधन थे, उनमें सभी में मूलभूत परिवर्तन आ गया। परंपरागत कृषि की जगह आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से कृषि, घरेलू उद्योग धंधों में मशीनों का प्रयोग, यातायात में नवीन साधनों का प्रयोग, तो ये सब औद्योगिक क्रांति ही कहलाते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग यूरोप के विद्वान जो फ्रांस के रहने वाले थे, जिसका नाम था जॉर्जिस मिसले। क्या नाम था? जॉर्जिस मिसले ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, और जर्मन काइड्रिक एंजाइम द्वारा। दूसरा कौन है? जर्मन काइड्रिक एंजाइम के द्वारा जॉर्ज मिसले, और जर्मनी काइड्रिक एंजाइम, यानी कि फ्रांस के तो जॉर्जिस मिसले थे और जर्मनी के काइड्रिक एंजाइम, इन्होंने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। अर्नोल्ड टोयनेवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्पष्ट किया कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं वरन एक विकास की सतत प्रक्रिया है। कि आगे बात करते हैं, अर्नोल्ड टोयनेवी एक विचारक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि औद्योगिक क्रांति कोई अचानक घटना नहीं हुई है बल्कि एक विकास की सतत प्रक्रिया। बात भी सही है कि धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन होते रहते। आज जो है वो पहले नहीं मिलेगा, जो पहले है वो आगे नहीं मिलेगा, और जो आगे है वो उसके बाद उसमें और नए परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन होता, और ये हमने सभी ने पढ़ा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर अर्नोल्ड टोयनेवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्पष्ट किया कि जो औद्योगिक क्रांति है वो अचानक नहीं हुई है बल्कि एक विकास की सतत प्रक्रिया है। इतिहासकार हैं जिनका नाम है GW साउथगेट, ये नाम है इतिहासकार का GW साउथगेट, के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था। जो इतिहासकार है GW साउथगेट ने कहा कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन है, यानी कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक जो औद्योगिक तरीका था ना काम करने का उद्योगों में, उसमें परिवर्तन ही औद्योगिक क्रांति है, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगा। इतिहासकार C.D. हेजन का मत है कि कुटीर उद्योगों का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। डेविज के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने यह संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप से कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज खंड 8 के अनुसार आर्थिक तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तेज हो गया था, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यानी कि एक डेविज विचारक है, उसने कहा औद्योगिक क्रांति का अर्थ है कि
ऐसे परिवर्तन जिसमें मनुष्य का जो उत्पादन प्राचीन तरीकों को छोड़ के नए तरीकों को अपनाना ही औद्योगिक क्रांति डेविज कहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेज जो गूगल की तरह है, जो संग्रह करती है, इसके खंड 8 में औद्योगिक क्रांति के संबंध में लिखा है कि आर्थिक और तकनीकी विकास में 18वीं सदी में जो बड़ी तेजी से बढ़ा और जिसमें उद्योगवाद का जन्म हुआ वही क्या कहलाया, औद्योगिक क्रांति कहलाया। तब हमने ये ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं तो हमसे यही सारांश निकल के आता है। आज हम यह कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उस आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास के निम्न अवस्था से निकलकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश होती है, जिससे अधिक उत्पादन, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर लगातार बढ़ती रहती है। जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो जब औद्योगिक क्रांति होगी तो मनुष्य, समाज और राज्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे औद्योगिक क्रांति से, तो उसको देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1, उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वे अब शक्ति संचालित यंत्रों से किए जाने लगे। यानी कि पहले जो भी उत्पादन होता था, देखिए हमारे यहाँ पर हमने भी देखा होगा कि बहुत सारे काम पहले हाथों से होते थे, सारे काम हाथों से होते थे। लगभग कुछ एक कामों को छोड़ देते, भाई हल था, वो एक हल भी एक मशीन का ही रूप है, तो वो मशीन का रूप था हल। इसके अलावा कुछ जैसे पशुओं के लिए चारा काटने वाली मशीनें थी, तो उन्हें केवल एक आध मशीनों को छोड़ देते तो सारा काम हाथों से होता था। अब पूरा का पूरा खेतों का मशीनों से होता है, यहाँ तक कि जो हम उसकी कटाई करते हैं वो भी मशीनों से होने लगी है, छटाई भी मशीनों से होने लगी है। इसके अलावा घर की बात करते हैं, घर में जो दूध और दही को अलग करने का जो तरीका था वो भी अब मशीनों से होने लगा है। आटा पीसने काम पहले महिलाएं करती थी, वो भी मशीनों से होने लगा है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें आमूल चूल परिवर्तन हो गई, बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई, मूल रूप से बिल्कुल बदल गई। अब हाथ की जगह किसने जगह ले ली, मशीन ने। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के लिए कारखाने खोले जाने लगे। यानी कि इस्पात, जो लोहा, ये जो भी जो कठोर सामग्री होती है जिसे नई नई मशीनें बनाई जाती हैं, तो उसके लिए भाई कारखाने खोले जाने लगे, क्योंकि मशीनें इसी से बनती है, तो इसलिए इसकी मांग बढ़ी। मांग बढ़ने के लिए नए नए कारखाने खोले गए। कृषि कार्य में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर बड़े बड़े फार्मों पर खेती की जाने लगी। पहले किसान क्या करता था भाई, जितना वो कर सकता था अपने हाथ से उतने पर ही खेती करता था, बाकी जो ज़मीन होती थी वो पड़त होती थी, उस पर कोई कुछ नहीं करता था, उस पर वन्य जीव जंगल था। लेकिन जब मशीनों का यूज होने लगा, मशीनों का आविष्कार हो गया, तो भाई किसान ने सोचा क्यों ना अब थोड़े से और बड़े भाग पर खेती की जाए, तो उसने छोटे छोटे खेतों को छोड़ करके बड़े बड़े फार्मों पर खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। अब उसने, किसान ने क्या कर दिया, छोटे खेतों को छोड़ के बड़े स्थानों पर खेती करने लगा। बड़े स्थानों पर खेती करने लगा तो उसका तो भाई पेट आराम से छोटे छोटे खेतों से भर रहा था, उसको ज़्यादा की तो आवश्यकता थी नहीं, लेकिन मशीनों के कारण उसने बड़े खेतों पर किया। अब उसके पास संग्रह होने लगा, तो उस संग्रह को उसने किस में बदल लिया, मुद्रा में। तो मुद्रा को जमा करने के लिए किसका विकास हुआ, बैंकिंग पद्धति का विकास हुआ। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। उसके बाद भाप से चलने वाले इंजन, सबसे पहले भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार हुआ। किसने बनाया था भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार, जेम्स वाट ने। यंत्र चालित जहाज, यानी कि जो यंत्रों से चलते थे, ऐसो जहाज़ों का निर्माण हुआ और यातायात में पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। पहले यातायात का साधन क्या था, हमारे भारत में तो बुजुर्ग आज भी यातायात का साधन किस रूप में प्रयोग में करते हैं, बताओ जरा। कोई बताएगा साइकिल, कोई बताएगा ऊँट गाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी। नहीं, आज भी हमारे यहाँ पर बुजुर्ग
हमें तो किलोमीटर 2 किलोमीटर जाना है तो हम बाइक से जाएंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग पैदल ही जाएंगे। तो उनका यातायात का साधन पैदल ही था पहले। उसके बाद घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी का आविष्कार हुआ, ये साधन बदले, पहिए का आविष्कार होता है और पहिए का आविष्कार बाद गाड़ी बनती है। उसके बाद जैसे भाप के इंजन का आविष्कार होता है तो पूरा यातायात का जो सिस्टम था वो बदल गया। अब यात्री जहाज़ों से, समुद्री मार्गों से, व्यापारी समुद्री मार्गों से एक देश से दूसरे देश में जा कर के व्यापार करने लगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित किया गया। 18वीं सदी में सभी देश मिलकर के आपस में व्यापार करें, जिसके पास जो चीज़ उपलब्ध नहीं उसको उपलब्ध कराई जाए, हमारे पास नहीं हम उनसे लें। तो इस तरह के एक संगठन बनाया गया और एक नए व्यापार, एक नए मार्केट का विकास किया गया। कम मानव श्रम एवं अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी कि मेहनत कम और उत्पादन ज़्यादा, ऐसे सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया गया। अब आता है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, कि जो ये औद्योगिक क्रांति थी, ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई, किसी और देश से प्रारंभ क्यों नहीं? ऐसा क्या था जिसकी वजह से इंग्लैंड में ही, यानी कि हम सभी जानते हैं कि 1829 में इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। तो ऐसा क्या कारण था कि इतने देश थे विश्व में, उस समय भारत भी समृद्धशाली देश था, भारत भी ताकतवर देश था, पैसे की कमी नहीं थी, यहाँ पर कच्चा माल मसाला खूब था। उसके बाद अन्य भी बड़े देश थे, रूस उस समय बड़ा राष्ट्र था, फ्रांस भी उस समय बड़ा राष्ट्र था, जर्मनी भी बड़ा राष्ट्र था, इटली भी बड़ा राष्ट्र था। इन देशों में क्यों नहीं हुई ये औद्योगिक क्रांति? यूरोप और यूरोप के महाद्वीप के इंग्लैंड में ही क्यों प्रारंभ हुई? तो इसको जानना हमारे लिए जरूरी है, तो जान लेते हैं इसको। इंग्लैंड पहला देश था जहाँ सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया गया। इंग्लैंड में यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा अनेक ऐसी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को इंग्लैंड में सबसे पहले प्रारंभ किया, यानी कि इंग्लैंड में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी, ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी परिस्थितियों का वहाँ पर उदय हुआ, जन्म हुआ, कि जिसकी वजह से इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाती है? तो नंबर 1 जान लेते हैं, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। इंग्लैंड ने क्या कर रखा था कि बहुत सारे अन्य देशों को अपना गुलाम बना रखा था। तो जब इसने दूसरे देशों को गुलाम बना लिया तो इससे वहाँ पर आसानी से क्या मिलेगा? बाजार मिलेगा अपना माल खपाने के लिए। मान लिया हमने 2-4 गाँवों को अपने कब्जे में ले लिया, अब उन गाँव कह दिए कि हम जो कहेंगे वही करोगे, इस गांव से ये बाहर जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। अब उनके भी जो चीज़ें आवश्यकता की तो हम वहाँ पर ले जा कर के बेचेंगे। तो मजबूरी है उन गांव वालों की वहाँ से हमसे सामान खरीदना, क्योंकि हम किसी दूसरे को आने ही नहीं दे रहे। उसके बाद जो उनका कच्चा माल है वो भी हम ही खरीद रहे हैं। मान लिया उस 4-5 गाँव पर हमने कब्जा कर रखा है और हमारे नियंत्रण में, तो गांव जो भी पैदावार होती है, कपास पैदा होती है, हमने कपास खरीद ली, हमने अपने घर में कपास तैयार की, मशीनों से कपड़ा तैयार किया और उस गांव में ले जाकर, मतलब उनकी मूंज और उनकी मोंगरी, मतलब उनसे कच्चा माल खरीदा और उन्हीं को बेच दिया। तो ये इंग्लैंड की नीति थी। अब जब उसको बाजार बड़े मात्रा में उपलब्ध हो गए, मान लिया 5 गाँव में हमारा माल अच्छा खप रहा है और हमारे पास मजदूर जो है वो बहुत मजदूर लगा ली, लेकिन महंगा पड़ रहा है वहाँ पर और ज़्यादा महंगा वो खरीद नहीं पा रहे हैं और काम में भी इतनी सफाई नहीं है। हमने क्या कर लिया, उनकी जगह मशीनों का प्रयोग कर लिया। अब माल मशीनों से ज़्यादा तैयार होगा, जो कम समय में तैयार होगा, जल्दी तैयार होगा और सस्ता तैयार होगा। तो यही एक इंग्लैंड की नीति थी कि इंग्लैंड ने क्या कर दिया कि जो छोटे छोटे देश थे उनको अपना गुलाम बना लिया, वहाँ से वो कच्चा माल खरीदता, कच्चा माल को तैयार करके और उन्हीं देशों के बाजार में अपने माल को बेच देता, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास इस तरह के गुलाम देश नहीं थे। तो ये सबसे पहला प्रमुख कारण था कि इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, औपनिवेशिक का मतलब दूसरे देशों को गुलाम बनाना, साम्राज्य मिल राज्य यानी कि दूसरे देशों पर नियंत्रण। अगला कारण है
लोअर कोयले की खाने पास पास होना। इंग्लैंड में लोअर कोयले की खाने पास पास होने के कारण पक्का लोहा निर्माण में अधिक सुविधाएं, मशीनों के निर्माण के लिए पक्का लोहा आवश्यक था। देखिए, पहले जो सबसे पहली चीज़ थी कोयला, ऊर्जा का जो सबसे पहला स्रोत क्या था, कोयला था। ये जो भाप का इंजन बना था उसमें जो भाप जो तैयार हुई थी वो भी किससे तैयार हुई थी, कोयले की। तो इंग्लैंड में कोयले की बहुतायत थी, उसे कोयला अच्छी मात्रा में मिल रहा था। इसके साथ साथ पक्का लोहा, अब मशीनों के लिए निर्माण करना है तो मशीन तो भाई पक्के लोहे की ही बनेंगी, तो उसके लिए उसे लोहा मिल गया। तो ये भी दूसरा उसके लिए कि बहुत अच्छा फायदे का सौदा हुआ कि लोहे और कोयले की खानें उसके पास पास थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आसानी हुई मशीनों को बनाने में और उनको चलाने में भी आसानी हुई, जिसकी वजह से जो औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई, इंग्लैंड में। तीसरी चीज़ आती है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। फ्रांस का जो निर्यात व्यापार उच्च कोटि की विलासी वस्तुओं का था। विलासी वस्तुओं का उपभोग हमेशा सीमित रहता है, जबकि इंग्लैंड का निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में रहती थी। यानी कि फ्रांस भी उस समय औपनिवेशिक साम्राज्य थे, फ्रांस के भी, उसने भी कई देशों को अपना उपनिवेश गुलाम बना रखा था। फ्रांस भी अमीर देश था उस समय, लेकिन उसके निर्यात व्यापार उच्च कोटि का नहीं था। यानी कि जो चीज़ें बेचता था ना भाई, ठीक है फ्रांस में औद्योगिक क्रांति हो जाती, वो भी अच्छा माल तैयार करता था, लेकिन उसका जो सामान बेचता था वो सामान उच्च कोटि का नहीं था, वो विलासी वस्तु को बेचता था। विलासी वस्तु मतलब सेंट, परफ्यूम और कपड़े या फिर शराब, इस तरह की जो विलासी वस्तुएं थी ना उनका व्यापार करता था। तो वो लोगों को कभी कभी आवश्यकता पड़ती थी, रोज़ तो आवश्यकता पड़ती नहीं थी। जबकि इंग्लैंड क्या करता था, जो दैनिक ज़रूरतें थी जो रोज़ काम आती है ऐसी चीज़ों को तैयार करता था, जिसकी वजह से इंग्लैंड का जो मार्केट था वो अच्छा चला, व्यापार अच्छा चला। तो इस वजह से धीरे धीरे इंग्लैंड में मशीनों की आवश्यकता बढ़ती चली गई और वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। इंग्लैंड का विश्वास था कि यदि उन्हें और अधिक सस्ता बनाने के लिए साधन खोजे जाएं तो उनका बाजार और बढ़ सकता है। इसलिए इंग्लैंड उन तरीकों को अपनाने के लिए तैयार था जिनसे वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सके। उसके बाद चौथी चीज़ आती है अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। जब इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हुई तो बड़ी संख्या में अर्धकुशल कारीगर शहरों में जा बसे। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई तभी अर्धकुशल कारीगर नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए। यानी कि अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता। भाई जब औद्योगिक क्रांति होगी, मशीनें बढ़ेंगी, तो कुछ ऐसे मजदूरों की आवश्यकता होगी जो थोड़े बहुत जानकार हो। मतलब सारे कुशल लगा लेंगे तो उनकी भाई तनख्वाह ज़्यादा होगी, तो वैसे लोग चला जाएगा, मतलब जो थोड़ा बहुत जानते हो, तो ऐसे कारीगरों की आवश्यकता थी। तो उसके बाद ये जो अर्धकुशल कारीगर थे शहरों में बस गए। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था भंग हो गई थी, अब गांव में कुछ बचा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने शहरों की ओर रुख कर लिया। और उसी समय क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हो गई। तो उस समय जो अर्धकुशल कारीगर थे वो इंग्लैंड में आसानी से उपलब्ध हो गए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इंग्लैंड में सामंती व्यवस्था का भंग होना, अर्धकुशल कारीगरों का शहर में जाना, उन्हें रोजगार की आवश्यकता होना और उसी टाइम इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होना और वहाँ के औद्योगिक क्रांति के लिए अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता होना, मतलब सारी चीज़ें ऐसी सटीक बैठती चली गई कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं, वो अपने आप कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। तो इस तरह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति में सहयोग रहा अर्धकुशल कारीगरों का। उसके बाद आता है फ्रांस की क्रांति एवं युद्ध। फ्रांस की क्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युद्ध के दिनों में इंग्लैंड को अपने सैनिकों व अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी। देखिए होता क्या है, फ्रांस में क्रांति हो जाती है और नेपोलियन का युद्ध होता है।
तो उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अपने सैनिक थे, उन्हें भाई जो सैनिक सामग्री थी वो उपलब्ध करवाने के लिए उनका उत्पादन करना पड़ा। पड़ोसी देश थे, उनको सैनिक सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए अधिक उत्पादन करना पड़ा। तो उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की मजबूरी हो गई इंग्लैंड की, क्योंकि मांग ज़्यादा बढ़ गई, युद्ध चल रहा था और सैनिक जूतों की, कपड़ों की या अन्य गोला बारूद की जो भी चीज़ें होती थी बना सकता था इंग्लैंड, तो उनको अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई। तो अब इंग्लैंड ने क्या सोचा कि वे मांग बढ़ी तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने उत्पादन के तरीकों में सुधार कर दिया, यानी कि कम समय में और अधिक उत्पादन, और कम मशीनों से कम समय में अधिक मात्रा में उत्पादन। तो उसने अपने तरीकों में सुधार किया और जो आवश्यकता की सामग्री थी इंग्लैंड के सैनिकों को और पड़ोसी देशों के सैनिकों को उसने उपलब्ध करवाई, जिसकी वजह से अचानक इंग्लैंड में एक उछाल आ गया, सामान की बिक्री में तेज़ी आ गई और यहीं से वहाँ पर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये भी महत्वपूर्ण कारण बना फ्रांस की क्रांति का और युद्ध का, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने का। उसके बाद आता है पूंजी की उपलब्धता। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। तात्कालिक परिस्थितियाँ पूंजी संग्रह तथा उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने तथा पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई। यानी कि यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड के पास बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी उपलब्ध थी। अन्य जो देश थे उनके पास इतनी पूंजी की उपलब्धता नहीं थी, लेकिन इंग्लैंड के पास इतनी पूंजी थी कि वो बड़े बड़े कारखानों की स्थापना कर सकता था और उस समय की परिस्थितियाँ भी बहुत अच्छी थी और उसने इंग्लैंड ने उन परिस्थितियों का बहुत पूरा फ़ायदा उठाया और वो परिस्थिति इंग्लैंड के अनुकूल ही थी और इसकी वजह से उसने वहाँ पर अपनी जो पूंजी थी वो लगाई और इंग्लैंड को उद्योगपतियों को जो ऋण प्राप्त करने और पूंजी जमा करने की सुविधा भी आसानी से मिल गई। तो इस वजह से भी यानी कि पूंजी का भी बड़ा योगदान रहा इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का। उसके बाद इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। व्यापारिक दृष्टि से इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति अच्छी थी। इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा होने से बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के कारण वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। यानी कि इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति यानी कि भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। उस पर किसी देश ने आक्रमण नहीं किया कि भाई वो लगातार आगे बढ़ रहा है तो उसको रोका जाए, नहीं, उस पर किसी ने आक्रमण किया ही नहीं, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। क्योंकि आक्रमण करे तो कोई देश, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा साजो सामान जुटाने पड़ेंगे इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के चारों ओर समुद्री सीमा थी और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित होने के लिए ज़रूरी था तो समुद्री सीमा को लांघकर आक्रमण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। भी स्थल पर तो कोई भी लड़ सकता है, तो इसलिए समुद्री सीमा ने उसको चारों तरफ की हानियों से बचा लिया। इस वजह से लगातार इंग्लैंड अपने विकास में लगा रहा, उसका ध्यान बटा ही नहीं। इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। भाई जब क्रांति होगी तो भाई कृषि में बदलाव आएंगे, तो कृषि के बदलाव ने भी औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। उसके बाद आता है वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीति और मजहबी हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया। वैज्ञानिक संस्थाओं को अधिक प्रोत्साहन देता था, जिससे इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक हुए। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन, देखिए हमारे यहाँ पर तो हमारे भारत की बात करते हैं, हर क्षेत्र में राजनीति बसी हुई है, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राजनीति घुसी हुई है। और जहाँ पॉलिटिक्स बाजी चलेगी तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है विकास होने का। मान लिया हम घर में ही बात कर रहे थे कि हमारे घर में मान लिया 2 भाई रहते हैं या माता पिता रहते हैं, वो मान लिया घर में ही अपनी राजनीति चलाएंगे, पॉलिटिक्स बाजी करेंगे, तो क्या वो घर आगे बढ़ पाएगा? कभी ज़िंदगी में भी नहीं बढ़ पाएगा।
तो वही हमारे देश में हो रहा है। मास्टरों लल्लो साहब राजनीति चल रही है, स्कूलों में चले जाते हैं, राजनीति की बात करते हैं, चिकित्सक में ले लेते हैं, सब अपने राजनीतिक अप्रोच से कोई ये काम करता है, कोई वो करता है, मतलब हर क्षेत्र में अप्रोच बसी हुई है। पुलिस विभाग में तो आम है ही, अपराधियों की पहुंच राजनीतिक होती है। तो जहाँ पर राजनीति का हस्तक्षेप हो गया ना, वहाँ समझ लो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी बात मजहबी धर्म की बात की, धर्म की से भी जो धर्म बस धर्म करता रहेगा वो धर्म ही करता रहेगा। अब यहाँ पर भी हिंदू और मुस्लिम होते रहते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता है कि भाई रोज़गार नहीं मिल रहा लोगों को, इस लोग कोरोना के काल में लोगों की हालत ख़राब हो गई, इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। सब हिंदू मुस्लिम पर लगे हुए हैं। तो इस तरह से ऐसा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इंग्लैंड ने अपने वैज्ञानिकों को या अन्य किसी संस्थाओं को इन सब चीज़ों से दूर रखा, और इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपना पूरा ध्यान नए नए आविष्कारों पर किया। इस वजह से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। तो ये प्रमुख कारण हमने पढ़े कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए इस तरह से और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके बाद अगले वीडियो के दौरान हम औद्योगिक क्रांति के समय, जो ये औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस समय कौन कौन से क्षेत्रों में आविष्कार हुए और सुधार हुए उनके बारे में, मतलब भाई औद्योगिक क्रांति हुई तो किन्ने किसी पर इफेक्ट तो पड़ा होगा, प्रभाव तो पड़ा होगा, तो क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में हम जानेंगे। आज हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, इसके पीछे क्या क्या कारण थे। इससे पहले हमने औद्योगिक क्रांति के अर्थ को जाना कि औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे। उसके बाद हमने जो औद्योगिक क्रांति से होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति से कौन कौन से परिवर्तन हुए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि इंग्लैंड में क्रांति क्यों हुई, इसके कारण पढ़े, जिसमें हमने जाना कि वहाँ का इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य और लोहे और कोयले के खाने पास होना, उपभोग के अनुरूप उत्पादन, उसके बाद अर्ध कुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, कृषि में सुधार और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन। और उसके बाद हम कल पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार एवं सुधार।